साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी और गोपनीय सूत्रों से भी मुझे मालूम चला है कि RS की विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है। हो सकता है कि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में RS की विज्ञप्ति आ जाए। जब RS की विज्ञप्ति आए उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो आप हमारा YouTube चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको ऐसी रणनीति बताएं कि आपका RS प्री क्वालिफाई हो जाए, अर्हित हो जाए, एलिजिबल हो जाए आप मेंस के लिए। हम ऐसी रणनीति के साथ आज आए हैं कि आप RS प्री क्वालिफाई करें। साथियों, कोई मायने नहीं रखता कि आप की जो तैयारी है कैसी है, आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की है, या आप पहले मेंस दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यदि आप आज हमारे वीडियो को सही ढंग से देख लेते हैं तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि यदि अप्रैल में RS प्री होता है तो आप डेफिनेटली प्री क्वालिफाई करेंगे। इसी रणनीति के तहत आज हम आपको RS प्री क्वालिफाई करने की रणनीति बताने जा रहे हैं। और ये रणनीति साथियों किसी कोचिंग वाले की रणनीति नहीं है। साथियों, ये जो रणनीति है ये किसी पेड एप्लीकेशंस की रणनीति नहीं है। ये रणनीति ऐसे व्यक्तित्व की है जो RS परीक्षा पहले अटेम्प्ट में ही पास की, जिन्होंने RS परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में पास किया। साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज 2011-12 बैच से RS ऑफिसर हूं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि RS के लिए क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें जरूरी नहीं है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने की रणनीति यह होती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 16-16 घंटे तैयारी कर रहे हैं और पूरी जी जान झोंक देते हैं कि इस बार तो हम RS बनकर ही रहेंगे। लेकिन स्थितियां ये आती है कि वही ढक के 3 पात वाली स्थिति आती है और एक होनहार छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद में मायूस हो जाता है और सभी परीक्षाओं को स्किप कर देता है, छोड़ देता है और निराश होकर बैठ जाता है। साथियों, निराश होने का टाइम नहीं है। हम डिजिटल दुनिया में केवल और केवल आपकी सफलता को शिखर पर पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं चाहता था तो पहले भी आ सकता था, लेकिन मैंने यह देखा कि बाजारीकरण इतना हो गया है कि छात्र जानते ही नहीं है कि RS या IS क्रैक करने की रणनीति क्या हो। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे कि हम केवल सटीक बातें बताते हैं और सटीकता की बात करते हैं। पहली बात तो यह है साथियों कि जो RS प्री का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, ये हमें देखने की जरूरत है। पाठ्यक्रम इसका क्या है, सिलेबस क्या है, इसको हमें देखना है। तो सिलेबस की हम बात करें RS के लिए, तो पहले जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें क्लियर लिख रखा है यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, केवल स्क्रीनिंग परीक्षण है, छात्रों का केवल स्क्रीनिंग परीक्षण है, स्क्रीनिंग परीक्षण। तो सिलेबस की मुख्य बातों को जानने के लिए हमें यह देखना है कि ये केवल छटनी परीक्षण है और जो मुख्य परीक्षा के लिए गंभीर अभ्यर्थी है उनको मुख्य परीक्षा दिलाने का एक माध्यम है। तो इसलिए RS प्री कोई मायने ज़्यादा नहीं रखती है। लेकिन फिर भी आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमें स्क्रीनिंग करना जरूरी है। यदि हमारी छटनी
मेंस के लिए हो जाती है तो ही हम आगे जाकर अपना योग्यता का परीक्षण दे सकते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है कि परीक्षा का स्तर जो है स्नातक स्तर बता रखा है। परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा, स्नातक स्तर का होगा। दूसरी बात इसमें यूं दे रखा है आरएस के सिलेबस में जो भी अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे वो विज्ञप्ति में दी गई सीटों के 15 गुना होंगे। साथियों ऐसी खबर मिली है कि ये जो आरएस की विज्ञप्ति में 1000 से ज़्यादा पद इस बार आने वाले हैं और 1000 पदों का मतलब ये है कि आपको टॉप 15,000 में जगह बनानी होगी। जब टॉप 15,000 में जगह बनानी है तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि 5 लाख बच्चों में से 15,000 में हम कैसे आए, क्या हमारी रणनीति हो, यह हमें देखने की जरूरी है। तो आप कहेंगे कि मुख्य परीक्षा हेतु सीटों का 15 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। ये 3 बातें आपके सिलेबस में लिखी हुई है। तो ये बात तो हुई हमारी सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कि ये सिलेबस जो आरएस प्री का है, ये आरएस प्री का सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम बात करें कि साथियों कि इस पाठ्यक्रम को 11 इकाइयों में बांटा गया है। 11 इकाइयां हैं, इसमें 11 यूनिट्स हैं आपकी। और इस 11 यूनिट्स में हम बात करें कि सिलेबस की तो इकाई पस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले 11 इकाइयों में हमें यह देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। पहली बात, इकाइयां बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम राजस्थान सरकार में एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। तो साथियों राजस्थान सरकार में एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यह होता है कि हमें राजस्थान सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई बातें ही पढ़नी है। हम लोग ऐसी दुनिया में गुजर रहे होते हैं, हमारे आसपास मार्केटिंग का जाल इतना बड़ा फैला हुआ है, हम नहीं जान पाते साथियों कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको 11 यूनिट्स की किताबें बताऊंगा वो किताबें केवल और केवल सरकार से जुड़ी होगी। और जब सरकार से जुड़ी हुई है तो हमें सरकार की ही बात करनी है, सरकार के लिए ही करनी है, क्योंकि आगे हमें सरकार में ही जाना है। जब सरकारीकरण ही हमारा होना है तो फिर निजीकरण की किताबें क्यों, निजीकरण के लिए काम क्यों, निजीकरण का विज्ञापन क्यों। तो सारी बातें हमें उस दिशा में जाना है। तो सबसे पहले 11 इकाइयों में हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति का। कला और संस्कृति ये टॉपिक है आपका, इकाई है। इकाई में आपके 10 टॉपिक दे रखे हैं। इन 10 टॉपिक का यदि आप हूबहू एक एक चीज के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको प्री पास करने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कई प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो हम एक तो ये बात करें कि जो पाठ्यक्रम है वो 150 प्रश्नों का होगा, 200 अंक होंगे और 3 घंटे में आपको उत्तर देने होंगे। और ये प्रश्न जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये हमारी रणनीति इस आधार पे होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम करें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार हैं। 200 अंक में से यदि आप 80+ अंक सिक्योर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों का आरएस का ट्रेंड रहा है कि 80 प्रश्न करने वाला, 80 अंक लाने वाला व्यक्ति क्वालिफाई हो रहा है। तो 80+ अंक लाने का हमें प्रयास करना है। कुल मिलाकर यूं कहें कि 60+ प्रश्न, 150 में से मात्र 60+ प्रश्न आप
सही कर देते हैं नकारात्मक अंकन हटाने के बाद, तो आपका क्वालिफाई होना तय है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सब चीज़ों की तरफ, मतलब हर चीज़ पढ़ने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि हमारे मजबूत पक्ष कौन से हैं जिनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और आरएस का प्री क्वालिफाई किया जाए। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की हम बात करें तो इतिहास, कला और संस्कृति में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको पढ़ने के लिए आपको अभी आरबीएसई की 9th और 10th क्लास की जो किताब है वो आपको पढ़नी चाहिए। साथियों, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 9th और 10th की राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति की किताब है, वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसी को ही आप 2-2, 3-3 बार पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं कि यदि आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये तो न्यू एनसीईआरटी है। एक आपके 8th क्लास से 12th क्लास तक की ओल्ड आरबीएसई की किताबें हैं, इनको आप पढ़कर बहुत अच्छा आपका राजस्थान कर सकते हैं और साथ ही आप मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स में ही कर सकते हैं। अब हम दूसरे यूनिट की बात करते हैं साथियों। जो दूसरी यूनिट है वो भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास आपकी दूसरी यूनिट है। इस भारत के इतिहास में आर्ट एंड कल्चर भी छिपा हुआ है, और आर्ट एंड कल्चर छिपा हुआ है तो हम बात करें कि इसमें प्राचीन भारत है, इसमें मध्यकालीन भारत है, इसमें आधुनिक भारत है। जब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमें साथियों प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की, आप आरएस कर रहे हैं, मैं आईएएस के लिए बात नहीं कर रहा, यदि आप आरएस कर रहे हैं तो 6th, 7th और 8th की जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वही आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए साथियों, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6ठी रोमिला थापर की किताब है, 7वीं रोमिला थापर की किताब है और 8वीं भी आपकी इंदिरा अर्जुन देव की किताब है। इसके अलावा कोई तीसरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस टू सिलेबस हमें बात करनी है। तीसरे हम इसकी बात करें कि विश्व एवं भारत का भूगोल है। तीसरा हमारा टॉपिक है विश्व एवं भारत का भूगोल। जब विश्व एवं भारत के भूगोल की बात करें तो ये भी आपका ऐसा टॉपिक है जिसको आप सही ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 6ठी, 7वीं एंड 8वीं की जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है, भारत और उसके निवासी के नाम से सविता सिन्हा की, प्रोफेसर सविता सिन्हा की ओल्ड एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। सविता सिन्हा को आप देख सकते हैं साथियों, और यदि इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होते। एक बात ये हो गई। दूसरा हम चौथे उसकी बात करते हैं। चौथी यूनिट आपकी राजस्थान का भूगोल है साथियों। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल को जानने के लिए आप जो 8th से 12th तक की मैं जो ओल्ड आरबीएसई की किताबें बता रहा हूं वो 8th से 12th तक की ओल्ड आरबीएसई की किताबों को आप देख सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं वही किताबें बता रहा हूं साथियों जो आपको सहज लगती हो, सरल लगती हो। लोगों को तो ये बातें यूँ लगेगा अरे इससे भी कोई पढ़कर आरएस थोड़ी बनता है, लेकिन मैं आपसे एक सिलेक्टेड व्यक्ति आपसे वादा कर रहा है कि आप फेल नहीं होंगे। हमें केवल और केवल इन्हीं किताबों पर फोकस करना है। इन्हीं किताबों को हमें रामायण, महाभारत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब मान लेना है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं 5वीं इकाई की। 5वीं इकाई आपकी है भारतीय राज्य व्यवस्था की। साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न है इसमें, और भारतीय राज्य व्यवस्था को जानने के लिए आपको क्या चाहिए साथियों, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था जानने के लिए 9th और 10th क्लास की, 9th एंड 10th की या तो ओल्ड ले लीजिए या न्यू एनसीईआरटीज है उसको आप पढ़ लीजिए। एक 11th और 12th की
11th एंड 12th की भी न्यू एनसीईआरटीज है उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। और यदि इसको करंट टच देना चाहते हैं तो आप बेयर एक्ट आप पढ़ सकते हैं, और उससे हमारे संविधान के अनुच्छेदों की भी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है। और इसमें ज्योग्राफी के लिए मैं आपको एक बताऊं कि आपको ऑक्सफोर्ड की एटलस भी फॉलो करनी पड़ेगी, इसलिए ऑक्सफोर्ड एटलस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की बात होती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आपके सिलेबस में दी गई है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था ही हम कह सकते हैं। इस राज्य व्यवस्था को पढ़ाई करने के लिए यूँ तो जो आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी है उसी में ही सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आरबीएससी की किताब है राजस्थान अध्ययन के नाम से ओल्ड, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही आप जो राजस्थान की वेबसाइट है rajasthan.gov.in, rajasthan.gov.in, इसको भी देखकर आप राजस्थान से जुड़े हुए जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 5 यूनिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी 7वीं यूनिट्स पे। अब हम 7वीं इकाई पर हैं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, इसलिए आपको 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और यदि आप आर्थिक अवधारणाओं को जानना चाहते हैं तो आपको आर्थिक अवधारणाएं आपके मिलेगी। आर्थिक अवधारणा 9th और 10th की एनसीईआरटी से आप अवधारणाओं को जान सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक अवधारणा के ये टॉपिक्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 8वें नंबर पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न हैं वो आपके आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा अभी 2022-23 की फरवरी में आएगी, तो आप 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के आप देख सकते हैं। साथ ही बजट जो हमारा 2023-24 का प्रस्तावित है इसको आप देख सकते हैं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। साथियों 9वीं इकाई है हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान व प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यदि आपको पढ़नी है तो जनरल साइंस आपकी 9th और 10th की जो जनरल साइंस है आपकी सामान्य विज्ञान है एनसीईआरटी की नई एनसीईआरटी, वो आप देख सकते हैं। और साथ में जो टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं उस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के लिए आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी देखनी है तो डीआरडीओ, स्पेस टेक्नोलॉजी देखनी है तो इसरो, आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखनी है तो एनपीसीआईएल या डीएई, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी देखनी है तो मीटी, आपको यदि टेलीकॉम से जुड़ा हुआ देखना है तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री, एमओटी या यूँ कैसे डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके आप वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पढ़ सकते हैं और उनसे अपडेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें टॉपिक की जिसमें है आपका तार्किक विवेचन व गणित। साथियों तार्किक विवेचन और गणित बेसिकली आपके लॉजिकल और एनालिटिकली क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसको जानने के लिए हमें केवल 6ठी से 10वीं तक की मैथमेटिक्स जो हमारे चलती है उसको यदि आप देख लेते हैं एनसीईआरटीज में, तो मैं नहीं समझता कि आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपको मैथमेटिक्स वगैरह सारी क्लियर हो जाती है। और लास्ट ईयर के प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो उससे भी आपका गणित रीजनिंग के सवाल सोल्व हो जाते हैं। 11वें चीज़ आती है हमारी करंट अफेयर्स की। साथियों करंट अफेयर्स है, इसमें करंट अफेयर्स में क्लियर लिख रखा है कि भारत
राजस्थान और विश्व के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दूं कि आपको दैनिक समाचार पत्र में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ये पढ़ना ही नहीं है साथियों, इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। और जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम कैसे तय करेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो रिवाइज कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सोचने की बात है। दूसरा, पत्रिकाओं की बात करें हम, पत्रिकाओं में आपको DIPR की वेबसाइट्स है, वहाँ से राजस्थान सूजस एक मासिक मैगजीन्स है राजस्थान सरकार की, वो राजस्थान सूजस आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा, यदि भारत से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स आप जानना चाहते हैं तो आपको न्यू इंडिया समाचार एक पाक्षिक मैगजीन्स है PIB की, ये आपको पढ़नी चाहिए। न्यू इंडिया समाचार बेसिकली ये न्यू इंडिया समाचार तो है फोर्टनाइटली बाई PIB, और ये आपकी DIPR की साइट्स पे आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11 इकाइयों के यदि आप मैंने जो किताबें बताई है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेते हैं तो आपके 80+ अंक आसानी से लाए जा सकते हैं। ऐसे तो अथाह है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन किताबों को सही ढंग से पढ़िएगा और सही ढंग से कीजिएगा। और दूसरी बात, हम 150 प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्नों में से कहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं, ये हमें ट्रेंड लास्ट ईयर के प्रश्नों से मिलेगा। तो लास्ट ईयर का प्रश्न का ट्रेंड जब हम देखते हैं तो हमें ये आता है कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। इसी तरीके से राजस्थान के भूगोल की बात करें हम, राजस्थान का भूगोल भी 10 से 13 प्रश्न आपके ले जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें हम, राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये भी आपकी 12 से 15 प्रश्नों तक पहुंचती है आजकल। और हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से हम बात करें तो ये भी आपकी 10 से 13 प्रश्नों पर पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर यदि हम स्पेशली राजस्थान पढ़ें तो 50+ प्रश्न राजस्थान से जुड़े होते हैं। राजस्थान से होंगे आपके 50+ प्रश्न साथियों। 150 में से 50+ प्रश्न आप राजस्थान से ले सकते हैं। इसी तरीके से हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में जो मैंने किताबें बताई है उन किताबों को आप सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो भारत के प्रश्नों को भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि भारत से जुड़े हुए प्रश्न आपके आते हैं 75 के आसपास होते हैं। ये 75 का मतलब यूँ समझ लीजिए कि इतिहास के 15, भूगोल के 15, अर्थव्यवस्था के 15, साइंस के 15 और राज्य व्यवस्था के 15। तो इस तरीके से 15 जो प्रश्न, 15 5 75, यूँ कह सकते हैं 15 गुणा 5, इस तरीके का रेशो आपका उन 5 सब्जेक्ट्स में रहेगा। 5 और 4 आपके 9 हो गए, 75 हो गए। 75 की बात हम करते हैं तो इसमें तार्किक विवेचन और गणित के प्रश्न आपके 20+ के आसपास होते हैं साथियों। 20+ जो प्रश्न है वो आपके गणित और रीजनिंग से आते हैं, और वो यदि आपके बहुत अच्छे हैं, एक्यूरेसी के साथ आप तैयारी करते हैं तो आप आसानी से 20 में से 18 या 17 प्रश्न कर सकते हैं। और बाकी के यूँ समझिए कि 7-8 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होते हैं जो किसी व्यक्तित्व या खेल से जुड़े होते हैं। व्यक्तित्व की बात कर लें या खेल से जुड़ी हुई बात कर लें, और जो मुद्दों की बात आती है तो मुद्दे आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की भारतीय आयामों से जनरल स्टडी और राजस्थान के आयामों से जनरल स्टडी से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि इसमें 20 प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों को मैंने भारत और राजस्थान को यदि आपने सही ढंग से अपडेटेड किया है तो आप उसको बेसिक्स मानकर उत्तर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी रणनीति क्या हो। जिसका मान लो साइंस का बैकग्राउंड का छात्र है तो उसको राजस्थान तो पढ़नी ही पड़ेगी साथियों। वो राजस्थान को तो मजबूत
बनाता है और राजस्थान के साथ में मैथ, रीजनिंग एंड साइंस को मजबूत बना लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हर स्ट्रीम के छात्र को तैयार करनी पड़ेगी, इससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई छात्र हमारा वीडियो राजस्थान के बाहर का भी देख रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि राजस्थान यदि आपकी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश किया है मैंने कि आपको ज़्यादा किताब न पढ़नी पड़े। राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं जो आरएस में आना चाहते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम्स की तैयारी जो मैंने जो किताबें बताई है उन किताबों से कर सकते हैं, और जितना भी वो आता है उनको वो राजस्थान में करके आ जाते हैं, और फिर भारत के संदर्भ में वो उत्तर दे देते हैं 75 में से 60 भी प्रश्नों का, 50 भी प्रश्नों का, और मैथ रीजनिंग कर देते हैं, करंट अफेयर्स जुड़ जाते हैं, तो भी उनका प्री आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये रणनीति इसलिए बता रहा हूं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप सही ढंग से आत्ममंथन कर लीजिए, क्योंकि विज्ञप्ति के मात्र 15-20 दिन शेष हैं, और इन 15-20 दिन में यदि आप इन किताबों का कलेक्शन कर लेते हैं और एक बार ले आते हैं तो आपको बाद में किसी कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विज्ञप्ति आएगी तो दुनिया हो जाएगी, आपके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग हो जाएंगे, आपको ज्ञान देने वाले भी लोग हो जाएंगे, और आप उन ज्ञान में ऐसे उलझोगे आपको आत्ममंथन करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये 15 दिन में आप आत्ममंथन कीजिए, किताबों का कलेक्शन तैयार कीजिए और हमारी बताई हुई रणनीति के साथ आप तैयारी कीजिए, ताकि आप प्रीलिम्स सिक्योर कर सके, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आरएस मेंस के 15, 50 और 100 शब्दों के उत्तर बिना किसी स्पेसिफिक तैयारी के एनालिटिकल एंड लॉजिकल उत्तर दिए जा सकते हैं, उनका वीडियो बनाऊंगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप अवश्य कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद साथियों।